Assalamu alaikum. I am Adnan Sheikh, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 10 regarding the course Cost Accounting MGT 231. So, in the last lecture we have discussed the chapter number 3 regarding master budgeting and responsibility accounting. Today we are going to continue about the further topics of this same chapter, and the same chapter also we have the same readings, that is chapter number 6 of Cost Accounting Managerial Emphasis 14th edition, and the second reading with reference is the chapter number 10 Managerial Accounting 6th edition by Wingate and Kimo and Casio. So these are the very good reading. I would suggest you to please read out these chapters from there. Then, starting with the learning objectives. Also, we have discovered some of the learning objectives of the yesterday, but some of there are also we have to cover. After studying this chapter, you should be able to explain the development of flexible budget and usefulness of the flexible budget report. अब flexible budget develop तो कर लिया था, flexible budget की reporting अभी रहती है. That we are going to see कि किसा report होना है. Describe the concept of responsibility accounting. हमने क्या करना है? Responsibility accounting का concept develop करना है. Indicate the features of responsibility report for cost center. यानी क्या features होती हैं responsibility report की at the cost center. Identify the contents of responsibility report for profit centers. Explain the basis and formulas used in evaluating performance in investment centers. कि क्या evaluating performance की investment centers में क्या formula use किया जाता है. So starting with the first objective. First of all, flexible budget report. हमने last lecture जो छोड़ा था वो हमने छोड़ा था on the basis of कि हमने फ्लेक्सिबल बजट कैसे डेवलप करना है. हमने डेवलप भी कर लिया था फ्लेक्सिबल बजट कैसे डेवलप हुआ था. द नेक्स्ट थिंग इज नाउ वी आर डेवलपिंग द फ्लेक्सिबल बजट रिपोर्ट कि फ्लेक्सिबल बजट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है और किस तरह से इसे डेवलप किया जाता है. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. मंथली कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल बजट एंड बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट. सबसे पहला क्या होता है इसमें, दैट इज मंथली कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट. कि मंथली कंपैरिजन क्या करें एक्चुअल और बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट का. अ टाइप ऑफ इंटरनल रिपोर्ट, ये टाइप होती है इंटरनल रिपोर्ट की, कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शंस. प्रोडक्शन डेटा फॉर सिलेक्टेड एक्टिविटी इंडेक्स सच एज डायरेक्ट लेबर मटीरियल आवर्स, यानी कि डायरेक्ट लेबर आ गए. प्रोडक्शन डेटा इसमें क्या किया होता है, प्रोडक्शन में क्या लेबर आवर्स आएंगे. एक्टिविटी इंडेक्स इसके अंदर इंक्लूड होगा. कॉस्ट डेटा फॉर वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट डेटा फॉर वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो देयर. Then widely used in production services department to evaluate the manager's performance. यानी कि production service department का बहुत बड़ा evaluations का पड़ा होगा जिसमें managers performance develop की जाएगी कि क्या क्या managers performance exist करती है. That we are going to see कि कौन कौन सी performances exist कर रही हैं. Then flexible budget देखते हैं दोबारा. ओवरहेड है, ओवर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का क्या बना हुआ है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट रिपोर्ट बनी हुई है. डायरेक्ट लेबर आवर्स ये रहे, एक्चुअल कॉस्ट ये नहीं, दैट इज मींस फेवरेबल अनफेवरेबल. वेरिएबल कॉस्ट दैट इज ऑलमोस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल ये रहा, इनडायरेक्ट लेबर इतना रहा, दैट इज मींस दैट मस्ट इज अंडर अप्लाइड. एंड अनफेवरेबल दैट इज मींस इनडायरेक्ट लेबर 18,000 70,000 दैट मींस फेवरेबल. 450 4600 दैट इज अनफेवरेबल. टोटल कॉस्ट कितनी आ रही 36 35,000 दैट मींस 400 इज फेवरेबल. देन वी आर कमिंग टुवर्ड्स द फिक्स्ड कॉस्ट. डेप्रिसिएशन 15,000 है, यहाँ पे 15,000 है, दैट इज जीरो. देन सुपरविजन 10,000, देन दिस इज ऑल्सो 10,000, देन देयर इज अ प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड देन प्रॉपर्टी टैक्सेस. दैट मींस जीरो फेवरेबल बिकॉज ये सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं. दीज ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट, ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट कहलाती हैं. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर 30,000, देन द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम फॉर बोथ केसेस, दैट इज 30,000. टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है जी 66,000 आ रही है, 65,600 आ रही है, दैट मींस 400 दैट इज फेवरेबल. द कॉस्ट पर यूनिट फॉर लेबर आवर इज आल्सो बीइंग देयर, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लेबर आवर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ हियर इज एन एग्जांपल ऑफ कंपनी इनसाइड. सो देखें ये चीजें मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा एग्जांपल से पता लगे कि हाँ जी किस तरह की एग्जांपल्स होती हैं. ऑब्वियसली पाकिस्तान में इतनी ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, तो वी शुड टू गो फॉर द इंटरनेशनल एग्जांपल्स. बजट्स एंड एक्सोटिक न्यू कैसल डिजीज, यानी कि बजट्स क्या है और एक्सोटिक न्यू कैसल डिजीज क्या चीज है. एक्सोटिक न्यू कैसल डिजीज इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्टियस बर्ड डिजीज इन द वर्ल्ड. कि ये एक्सोटिक न्यू कैसल डिजीज जो बहुत इन्फेक्टेड डिजीज है, किल सो स्विफ्टली दैट मेनी विक्टिम्स डाई बिफोर एनी सिम्टम अपीयर, यानी सिम्टम आने से पहले मर जाते हैं. व्हेन इट ब्रोक आउट इन साउदर्न कैलिफोर्निया इट कुड हैव अ स्पेल डिजास्टर फॉर सैन डिएगो जू. We have one of the most valuable collection of the world in the birds in the world is not most valuable. Say CFO Zoological Society of San Diego who operates the zoo.
द बर्ड एग्जिबिट वर क्लोज्ड टू द पब्लिक फॉर सेवरल मंथ्स, यानी बहुत महीने क्लोज रहा. द डिजीज विच इज हार्मलेस टू ह्यूमंस कैन बी कैरीड ऑन द क्लोथ्स एंड शूज, यानी को क्लोथ एंड शूज के साथ आ सकती है लेकिन हार्मलेस है ह्यूमंस के लिए, लेकिन जैसे ही लोग आएंगे जाहिर बात है बर्ड्स को फर्दर लग जाएगा. The tires of arriving delivery trucks were sanitized, as were the shoes of anyone visiting the zoo non-public area. Zookeeper uniforms had to be changed and cleaned daily, and ultimately zoo with 150 million in revenue spent almost $500,000 on quarantining Mayer, यानी तकरीबन $500,000 जो है उसने क्या किया, quarantining में लगा दिया. It worked. No bird got sick, but yet the damage to the rest of the zoo budget was minimized by another protective measure, the monthly budget reforecast. When we get a hit like this, we still have to find a way to make our bottom line. Thanks to new planning process of broke and introduced a year later, the zoo scientists were able to raise the financial alarm as they redirected the off of disease. Because we had timely awareness, she says, we were able to make adjustment to the weather storm. हमने weather storm में adjustment किए. Budgets reforecasting is new. Annual static budget was behind the times before the talk broke over as CEO. But the reaction of the zoo staff shows the benefit of Brock's immediate efforts to link strategy to the process. It moves long touted by the consultants as key way to improve the people's involvement in budgeting. To keep your company's path, it have to be some kind of map. Say Brooke, this budgeting and planning process is that map. I cannot imagine any organization feeling in control if it didn't have the sort of discipline, यानी उसके पास अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है तो that means कि that should be on the control, यानी उसे कंट्रोल करना चाहिए. तो controls are there, यानी कंट्रोल को सामने रखना पड़ेगा हमें. तो यहाँ पे there exist a controls over there. तो ये सारी चीजें क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, that is all over. You can say that this is also being up related to budgeting, कि जैसी वो डिजीज आई है they have to develop a rebudgeting, जिसमें उन्होंने पता था कि हाँ जी एक एडिशनल जा रही है जिसमें क्वारंटाइनिंग सैनिटाइजिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स चल रही ताकि वहां पे बर्ड के साथ कोई डिजीज ना अटैच हो सके और दे कुड हैव बीन ऑन द हेल्दियर साइड. फ्लेक्सिबल बजट रिव्यू क्वेश्चंस. At 9,000 direct labor, our flexible budget for indirect material is 27,000. यानी flexible budget कितना 29,000, 9,000 labor hours. If 28,000 of indirect material costs were incurred at 9,200 direct labor, the flexible budget report should show the following difference in the indirect labor. कितना 1,000 favorable, 1,000 unfavorable, 400 favorable और 400 unfavorable. तो which would be the answer? That is the 400 unfavorable. क्या आना चाहिए? 400 unfavorable आना चाहिए, because when we taking out the differences that we could easily be seen और उसी के साथ हम इसे further आगे देख भी सकते हैं. Now they do it. There's a obviously problem is आ रही है यहाँ पे, जाहिर बात है कि प्रॉब्लम एक हमने रखी है यहाँ पे ताकि you can easily have कि किस तरह हम लोगों ने प्रिपेयर करना है फ्लेक्सिबल बजट को. L'Oreal company expect to produce 40,000 units of product of CV93 during current year. Budgeted variable manufacturing cost per unit are direct labor materials, के direct materials आ गए यहाँ पे. Then there exists a direct labor and then there is exist a overall overheads, यानी कि 6 per unit direct material है, $15 डायरेक्ट लेबर है एंड ओवरहेड्स $24 पर ओवरहेड है. एनुअल बजटेड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आर 120,000. कितनी है वो? फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर 120,000 एंड डेप्रिसिएशन इज 60,000, यानी दीज आर द फिक्स्ड कॉस्ट. इन करंट मंथ लॉरल प्रोड्यूस 5,000 यूनिट्स एंड इनकर्ड following cost: direct material 33,900, direct material 74,000, variable overheads 120,500 and the depreciation 10,000 and supervision is of 5,000. Prepare a flexible budget report. वर्क कॉस्ट कंट्रोल, यानी ये भी देखना है कि फ्लेक्सिबल बजट रिपोर्ट देखें बनाएं और उसकी हमने देखना है क्या हमें कॉस्ट इसकी कंट्रोल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. तो स्टार्ट डेवलपिंग अ फ्लेक्सिबल बजट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट. वर्क कॉस्ट कंट्रोल, क्या कॉस्ट कंट्रोल हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मटेरियल कितना? 30,000, बजट एट 5,000. कंट्रोल डायरेक्ट लेबर कितनी? 9,000 थी, 9,000 हमने उससे रेट से मल्टीप्लाई किया, दैट इज ओवरहेड आ गए यहाँ पे. देखें जैसे हमारे पास पिछली स्लाइड पे था, अगर मैं यहाँ पे कहूँ यहाँ पे हमारे पास कितनी थी बजट में, दैट वी हैव दिस मच आवर्स एंड हमारे पास आवर्स कितने लग रहे थे, दैट इज ऑफ ऑलमोस्ट
5000 यूनिट्स लग रहे थे और डायरेक्ट मटेरियल इतना, डायरेक्ट लेबर इतने की लगी है और हमारे पास टोटल आवर्स जो एग्जिस्ट कर रहे थे, दैट मींस दैट इज ओवरऑल 40,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CV93। तो हमारे पास जो ओवरऑल आ रही है दैट इज ऑफ 74,200 इज आर ओवरऑल ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल, एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी रिक्वायर कि कितना कितना हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। सो बैक टू दैट, डायरेक्ट लेबर 75,000 आ रही है हमारे पास, देन ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं, दैट इज 120,000। अब ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कैलकुलेटेड रखी हुई थी अपने पास कि 5,000 यूनिट्स में हम इतने हैं, तो 40,000 की जितनी हमारे पास थी हमने 5,000 पे उतनी निकाल के दैट इज आर ओवरऑल सोल्यूशन। जो हमने कहा जी 75,000 हमारे पास थी, टोटल हमारे पास आ गई, टोटल वेरिएंस कॉस्ट इज दिस मच, फिक्स कॉस्ट 10,000 है, सुपरविजन 5,000, टोटल फिक्स कॉस्ट इज 15,000 एंड टोटल कॉस्ट इज देयर। ये हमारे पास आ रही है टोटल कॉस्ट आ रही है, तो यानी हमारे पास ये चीजें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो रही है। 5,000 यूनिट से डेफिनेटली उस पर जितना भी लग रहा है हम लोगों ने उसमें आइडेंटिफाई कर लिए, यानी 15 इंटू 5 क्या होता है, 75 होता है, दैट इज 75, यानी आपके पास 75 आ रहे हैं, दैट मीन्स 15 है, क्योंकि 1000 था ना तो उसके बाद $15 थे, $15 5,000 यूनिट, तो पर आवर जो है उसके हिसाब से आ रही थी, तो पर यूनिट पे कितने आ रही थी, $15, तो 5,000 कितना आ गया, 15 इंटू 5,000 दैट इज 75, and same is the case with the your overheads जो fixed थे, fixed overhead there, and material is 30,000। now actual cost at 5,000 33,900 लगे, 74,200 लगे, and then 125,500 लगे, 28,600 लगे, फिक्स वही रहेगी, वेरिएबल और फिक्स सारी की सारी कॉस्ट वही रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए अनफेवरेबल कौन सा था, दैट इज अनफेवरेबल, दैट इज फेवरेबल, दैट इज स्टिल अनफेवरेबल, एंड द टोटल आंसर इज अनफेवरेबल। दैट मीन्स हम लोग अपने बजट से क्रॉस कर गए, हमारा बजट से ओवर चले गए हैं, अबव चले गए हैं, ज्यादा पे चले गए हैं। सो व्हेनेवर वी मूव अबव देन द बजट, दिस थिंग्स वुड हैपन नॉर्मली। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट रिपोर्ट which were cost controlled. That report indicates that actual direct labor was only 1% different from the budget and overhead cost was less than 0.5% different. Both appears to be well controlled. The direct material 13% error should be probably be investigated. यानी 1% की variation is right, but when we talk about a 13% variation, it should be investigated. Actual fixed cost had no difference from budget and were वेल कंट्रोल्ड, यानी एक्चुअल कॉस्ट जो है हैड नो डिफरेंस, उसकी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए फ्रॉम बजट, एंड वर वेल कंट्रोल्ड, और वो वेल कंट्रोल्ड भी होनी चाहिए, यानी कि फिक्स कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है और बहुत सही तरह कंट्रोल्ड है। नाउ फर्दर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं। एक्यूमुलेटिंग एंड रिपोर्टिंग कॉस्ट, कि हमने क्या काम करना होता है इस रिस्पांसिबिलिटी अकाउंट में, एक्यूमुलेटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट, एंड रेवेन्यू वेयर रेलिवेंट, यानी जहां पे रेवेन्यू को भी रिपोर्ट करेंगे वेयर रेलिवेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजर हु हैज अथॉरिटी टू मेक द डे टू डे डिसीजन अबाउट द आइटम। क्या काम होता है उसका, डे टू डे डिसीजन बनाना है अबाउट द आइटम्स। कंडीशन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी। कंडीशंस क्या होती है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कैन बी डायरेक्टली एसोसिएट, क्या हो सकते हैं, कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, किससे एसोसिएट हो, विद स्पेसिफिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी के, जो भी स्पेसिफिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी है उसके साथ ये डायरेक्टली एसोसिएटेड हो। कॉस्ट एंड रेवेन्यू कैन बी कंट्रोल्ड बाय एम्प्लॉइज, यानी कॉस्ट एंड रेवेन्यू कौन कंट्रोल कर सकता है, कैन बी कंट्रोल्ड बाय एम्प्लॉइज एट द लेवल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी विद विच दे आर एसोसिएटेड, और जो भी लेवल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी होगी उसके साथ वो एसोसिएटेड होंगे। बजट डाटा कैन बी डेवलप्ड, बजट डाटा आराम से डेवलप भी किया जाए फ्रॉम evaluating the manager's effectiveness in controlling the cost and revenue। बजट डाटा जो है डेवलप किया जा सकता है फॉर evaluating managers, किसको evaluate करना है, मैनेजर्स को evaluate करना है, effectiveness क्योंकि मैनेजर की evaluation मैनेजर की effectiveness evaluate करनी, in controlling cost and revenue for the specific thing कॉस्ट एंड रेवेन्यू के लिए हमने उसकी मैनेजर की इफेक्टिवनेस को हमने आइडेंटिफाई करना है और उसे हमने चेक करना है। लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट, कि क्या क्या लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट। वही कंपनी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट इन माई डिपार्टमेंट, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट इन माई डिवीजन, एंड आई एम कंट्रोलिंग माई कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग फॉर द कंपनी कॉस्ट। द बिग चीज यानी मीन्स कि हर एक का अपना है, ये डिपार्टमेंट मैनेजर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले, डिवीजन मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले, प्रेसिडेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग गिव्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या करते हैं, गिव्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोलिंग कंट्रोलेबल कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ अथॉरिटी, फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ अथॉरिटी। हर लेवल ऑफ अथॉरिटी पे वो कॉस्ट को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी हर लेवल पे अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे तो दैट वुड बी मच बेटर वे टू कंट्रोल ऑल द कॉस्ट।
Responsibility accounting, responsibility center any individual who has control and is accountable for activity. यानी responsibility center any individual who controls and is accountable for activities, कि जो भी कंट्रोल करे और रिस्पॉन्सिबल हो फॉर अकाउंटेबल एक्टिविटीज, की जो अकाउंटेबल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. मे एक्सटेंड टू एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्या कर सकता है वो एक्सटेंड होकर एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक जा सकता है. स्पेशली वैल्यूएबल इन डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी, यानी वो किसी भी लेवल तक उसे आजादी जाने तक, और ये ज्यादातर किस में वर्क करती है, व्हेन वी टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी. किसकी बात करते हैं हम, डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी की. स्पेशली वैल्यूएबल कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस delegated to many managers throughout the organization, यानी control of operations delegated to many or managers throughout the organization, यानी कि इसमें आपकी delegation of responsibility होती है through many organizations होती है. There are many organizations that are involved in it. Segment area of responsibility for which reports are prepared, यानी कोई भी area of responsibility for which reports are being prepared is known as report. You can say ये this segment से report है, this is related to this segment report, this is related to this segment report, यानी हर एक segment से वो differently related होंगी या differently वो identified होंगी. Responsibility accounting then, two differences from budgeting in reporting cost and revenue, यानी दो differences हैं जो exist from budgeting in reporting cost and revenue. Distinguish between controllable and non-controllable cost. जब भी हमने budgeting या reporting करनी, याद रखिएगा हमने distinguish करने कि controllable cost कौन सी है और non-controllable cost कौन सी है. That we are going to differentiate. Emphasize or includes only items, यानी emphasize और include करेंगे only items controllable by the individual manager in performance report. सिर्फ उनको emphasize करेंगे जो एक individual control कर सकता है, और जो items एक individual manager की performance report के अंदर आने हैं, that items are कंट्रोलेबल, यानी इन आइटम्स को आपने कंट्रोल करना है. अप्लाइज टू बोथ प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट एंटिटीज, यानी ये दोनों प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट एंटिटीज में ये अप्लाई होगी. प्रॉफिट एंटिटीज मैक्सिमाइज नेट इनकम, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यानी प्रॉफिट एंटिटीज क्या करेंगी, उनका काम क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग नेट इनकम, हमने प्रॉफिट बढ़ाना है अपना. और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हमने मिनिमाइज करनी, कॉस्ट मिनिमाइजेशन इज द बेसिक थिंग, कि हमने सबसे पहले कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, दैट वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट, यानी मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट इज देयर. मैनेजमेंट इनसाइट कंपटीशन वर्सेस कोलैबोरेशन, यानी मैनेजमेंट इनसाइट एग्जिस्ट करती है. Many compensation and promotion programs encourage competition among employees. अब ये क्या है, बहुत सी compensation और promotion programs किसकी तरफ encourage करते हैं, competition among employees for pay raises. To get ahead you have to perform better than your fellow employees, यानी आपने अगर आगे निकलना है तो you have to perform better than your fellow employees. While this may encourage hard work, ये क्या करता है, encourage करता है hard work. It does not foster collaboration, ये foster नहीं करता कभी collaboration को. And it can lead to a distrust and loyalty, यानी कि distrust and disloyalty की तरफ जाता है. ये encourage को लाता है लेकिन faster collaboration को ये रोक देता है और आपस में बहुत ज्यादा distrust सामने आ जाता है. Such result may lead some company to believe that cooperation and collaboration are essential to in order to succeed to today's environment, यानी collaboration और cooperation जरूरी है. For example, division manager might increase collaboration and reduce cost by sharing design, marketing sources or by jointly negotiating with supplier, कि आप उससे अपनी चीजों को शेयर करें, उससे क्या होगा, ओवरऑल आउटपुट आपकी बढ़ जाएगी, जो भी आउटपुट होगी वो बढ़ जाएगी. इन एडिशन कंपनी कैन रिड्यूस द नीड टू हायर और ले ऑफ एम्प्लॉइज बाय शेयरिंग एम्प्लॉइज अक्रॉस divisions, यानी शेयरिंग ऑफ एम्प्लॉइज अक्रॉस डिवीजन. एज ह्यूमन रिसोर्स नीड्स इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि जैसे ह्यूमन रिसोर्स की नीड और इंक्रीज या डिक्रीज करे. एज अ कॉन्सिक्वेंस मैनी कंपनी नाउ एक्सप्लिसिटली इंक्लूड मेजर्स ऑफ कोलैबोरेशन इन देयर एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यूज, क्या करते हैं, कोलैबोरेशन इंक्रीज करते हैं एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यूज. एट सिस्को सिस्टम द असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टीम वर्क कैन अफेक्ट द एनुअल बोनस बाय एज मच एज 20%, यानी इंक्रीज करते हैं बोनस एज मच एज बाय 20%. How might managers of separate division be able to reduce division cost through collaboration? जाहिर बात है, अगर एक ही टेबल पे काम करें, एक ही डिजाइन पे वर्क करें, तो इंडिविजुअल डिजाइनिंग वर्क का भी जो कॉस्ट है दैट कैन बी रिड्यूस्ड. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कंट्रोलेबल वर्सेस नॉन कंट्रोलेबल रेवेन्यू कॉस्ट, क्या आ गई यहाँ पे, कंट्रोलेबल वर्सेस नॉन कंट्रोलेबल रेवेन्यू कॉस्ट. क्रिटिकल इश्यूज इज वेदर द कॉस्ट और रेवेन्यू इज कंट्रोलेबल
at a level of responsibility at which it is associated. A cost over which the manager has control is called controllable cost. जिस कॉस्ट पे मैनेजर कंट्रोल होगा दैट इज नोन एज कंट्रोलेबल कॉस्ट, उसे हम क्या कहेंगे, कंट्रोलेबल कॉस्ट. ऑल कॉस्ट आर कंट्रोलेबल बाय द टॉप मैनेजमेंट. जितनी भी कॉस्ट हैं वो सारी की सारी कंट्रोलेबल हैं बाय टॉप मैनेजमेंट से. फ्यूअर कॉस्ट आर कंट्रोलेबल बाय एज वन मूव्स डाउन टू ईच लोअर लेवल ऑफ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ज्यादातर कॉस्ट टॉप मैनेजमेंट है, कुछ कॉस्ट हैं जो आपके लोअर लेवल ऑफ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पास होती हैं दैट दे हैव टू मैनेज. कॉस्ट इनकर्ड इनडायरेक्टली एंड एलोकेटेड टू अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल. यानी जो कॉस्ट इनकर्ड होती है इनडायरेक्टली एंड एलोकेटेड टू अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नोन एज नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट. उन्हें क्या कहते हैं हम, दैट आर नोन एज नॉन कंट्रोलेबल cost that are incurred indirectly and allocated to a responsibility level. किसको allocated हो, towards the responsibility level are non controllable costs. उन्हें हम क्या कहेंगे, that are known as non controllable costs. Principles of performance evaluation. Now we are moving towards the performance evaluation of responsibility accounting. जाहिर बात है हर एक चीज देख ली, अब हम देख रहे हैं towards the principle of performance evaluation. मैनेजमेंट फंक्शन दैट कंपेयर्स एक्चुअल रिजल्ट्स विद बजटेड गोल्स. यानी ये वो काम है जिसमें हम एक्चुअल रिजल्ट्स और बजटेड गोल्स को आपस में कंपेयर करते हैं. इंक्लूड्स बोथ बिहेवियरल एंड रिपोर्टिंग प्रिंसिपल. यानी दोनों चीजें होंगी, बिहेवियरल रिपोर्टिंग भी होगी एंड बिहेवियरल एंड रिपोर्टिंग प्रिंसिपल. यानी बिहेवियर भी देखा जाएगा एंड रिपोर्टिंग प्रिंसिपल. यानी बोथ प्रिंसिपल आर देयर, बिहेवियरल प्रिंसिपल एंड रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स आर देयर दैट वी आर गोइंग टू सी. प्रिंसिपल्स ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इसकी तरफ जा रहे हैं. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मींस दैट टॉप मैनेजमेंट्स रिव्यू ऑफ बजट रिपोर्ट्स इज फोकस्ड प्राइमरली ऑन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट्स एंड प्लान्ड ऑब्जेक्टिव. यानी किसकी तरफ में ज्यादा मैयर्ड होंगे, दैट इज एक्चुअल रिजल्ट्स एंड प्लान्ड ऑब्जेक्टिव. व्हेन वी टॉक अबाउट एक्चुअल रिजल्ट्स एंड प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स, याद रखिएगा टॉप मैनेजमेंट हमेशा बजट रिपोर्ट देखती है कि क्या एक्चुअल रही है और कितने प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स थे. जब हमने इनमें जितना भी डिफरेंस एग्जिस्ट करा होगा उस पर मैनेजमेंट याद रखिएगा हमेशा इश्यूज करती है. व्हेन एवर यू आर एस्टिमेटिंग फॉर द बजट, रिमेंबर दैट कि आपको उस बजट की एस्टिमेशंस का पता हो कि आपने इन्हें किस तरह से बजट को एस्टिमेट करना है. मटीरियलिटी एंड कंट्रोल ऑफ आइटम्स, ये दो चीजें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है दैट यू हैव टू सी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होती है. The materiality, without quantitative guideline, management would have to investigate every budget difference regardless of amount. यानी मटीरियलिटी क्या होती है कि जब हम गाइडलाइंस को देखते हैं तो मैनेजमेंट हर चाहे ₹1 का भी डिफरेंस आ रहा होगा ना, द मैनेजमेंट इज गोइंग टू सी कि ये ₹1 का डिफरेंस क्यों आ रहा है और किस वजह से एग्जिस्ट कर रहा है. व्हाट आर द रीजन बिहाइंड these materiality, what are the reason behind these type of materials, so that we are going to see. Controllability of items, exceptional guidelines are more restrictive for controllable items than for items for management cannot control. यानी restriction और exceptions ज्यादा related to controllable items है rather than वो items जिनमें control ना हो, जिनमें control exist ना करता हो. यानी we have to see the both in case of restrictive and controllable items than for the items for them that the manager cannot control, जिनको manager कंट्रोल ना कर सके. दैट वी आर गोइंग टू सी कि कौन कौन से आइटम्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे होंगे और जो मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही होगी. दैट वी आर गोइंग टू सी. नाउ देयर एग्जिस्ट अ बिहेवियरल प्रिंसिपल. दो चीजें बात की, बिहेवियरल प्रिंसिपल की गई है और रिपोर्टिंग प्रिंसिपल. सबसे पहली बात करते हैं हम बिहेवियरल प्रिंसिपल. मैनेजर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स should have direct input into a process of establishing budget goals of their area of responsibility. यानी managers of responsibility center should have direct input into a process of establishing budget goal. क्या करना है हमने, budget goal को establish करना है of their area of responsibility. किसको, area of responsibility को. The evaluation of performance should be based entirely on matter they are controllable by the manager being evaluated. The evaluation of performance should be based entirely, यानी evaluation of performance जो है that should be based entirely on matters that are controllable, यानी जो controllable होंगे by managers being evaluated, जो भी managers उन्हें evaluate कर रहे हैं. यानी the evaluation of performance should be based entirely on matter that are controllable by the managers being evaluated. यानी सिर्फ controllable को हमने देख के उसकी बेस पे वैल्यूएशन करनी है, बाकी किसी चीज पे हमने बैठ के वैल्यूएशन नहीं करनी. टॉप मैनेजमेंट शुड सपोर्ट द वैल्यूएशन प्रोसेस. अगर टॉप मैनेजमेंट अगर वैल्यूएशन प्रोसेस नहीं सपोर्ट करेगी तो वैल्यूएशन प्रोसेस नहीं चल सकता. द टॉप मैनेजमेंट शुड सपोर्ट द वैल्यूएशन प्रोसेस. The evaluation process must allow manager to respond to their evaluation. The top evaluation process क्या होना चाहिए, must allow managers to respond to evaluation. कि evaluation process में managers को लाजमी respond करना चाहिए कि evaluations क्या आ रही हैं और किस तरह से हमने evaluations को
मेजर करना है और किस तरह से हमने परफॉर्म करना है। द इवैल्यूएशन शुड आइडेंटिफाई बोथ गुड एंड पुअर परफॉर्मेंस। याद रखिएगा, हमेशा इवैल्यूएशन में याद रखिए गुड परफॉर्मेंस भी प्रॉपर्ली रिपोर्ट की जाए, बैड परफॉर्मेंस भी प्रॉपर्ली रिपोर्ट की जाए। बट इन रिपोर्टिंग में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हाउ वी आर गोइंग टू रिपोर्ट देम। एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट कहते हैं हाँ जी ये ठीक नहीं है, गलत है। एक तरीका ये कि दैट यू हैव टू से दैट वी हैव टू सी देम, वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू थिंक लाइक दैट। दीज आर समथिंग जिसमें हम अपना सेपरेशन ऑफ एक्टिविटी को देखते हैं, यानी डिफरेंट एक्टिविटीज को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। द इवैल्यूएशन शुड आइडेंटिफाई बोथ गुड एंड पुअर परफॉर्मेंस, यानी दोनों को देखते हैं कि गुड परफॉर्मेंस कौन सी है एंड पुअर परफॉर्मेंस कौन सी है, एंड विच परफॉर्मेंस इज मोर लाइकली टू हैपन। Then there exist are reporting principles। अब जब रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, देखिएगा, कंटेन ओनली डाटा कंट्रोलेबल बाय मैनेजर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, यानी सिर्फ वो डाटा की हम लोग यहाँ पे कंट्रोलेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो मैनेजर के कंट्रोल में है, जिसके लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, क्या था, डिपार्टमेंटल मैनेजर कह रहा है कि मैं अपने काम का जिम्मेदार हूं, हेड कह रहे हैं वो मैं अपने काम का जिम्मेदार हूं, कंपनी के सीईओ कह रहे हैं मैं अपने काम का जिम्मेदार हूं, यानी ईच एंड एवरीवन इज सेइंग कि मैं अपने काम का ही जिम्मेदार हूं। प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल बजट डाटा, क्या करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक्यूरेट एंड रिलायबल बजट डाटा टू मेजर परफॉर्मेंस, यानी एक्यूरेट और रिलायबल बजट डाटा जो भी होगा उसी के हिसाब पे हमने परफॉर्मेंस को मेजर करना है। वी हैव टू मेजर द परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू reliable and accurate and reliable budget data। highlight significant difference between actual budget and budget goal, यानी significant difference देखते हैं between actual results क्या हैं और budgeted goals क्या हैं। जितना भी इनके बीच में difference आ रहा होगा उसी के हिसाब से हम उन्हें highlight कर होते हैं। बी टेलर मेड फॉर इंटेंडेड इवैल्यूएशन, जब कोई चीज करवाई जाती है स्पेशली दैट मींस दैट शुड बी ऑन द टेलर मेड, यानी अगर आपने कोई टेलर मेड, यानी अगर आपने कोई स्पेशल इवैल्यूएशन चाहिए तो दैट शुड बी ऑन द टेलर मेड साइड, यानी उससे ज्यादा क्या होना चाहिए, टेलर मेड साइड पे होना चाहिए, टेलर फॉर्म में होना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड एट रीजनेबल इंटरवल, ये क्या होना चाहिए, इसे रीजनेबल इंटरवल में इस रिपोर्ट को जनरेट होना चाहिए, बिकॉज ये अगर रीजनेबल वे में जनरेट होगी तो देन इट वुड बी मच बेटर कि आप इसे एवेल्युएट कर सकें और इसे सामने रख के एक्चुअल इंटेंशंस को सामने ला सकें। सो दैट मींस देयर आर टू प्रिंसिपल, वन इज बिहेवियरल प्रिंसिपल एंड अदर वन इज रिपोर्टिंग प्रिंसिपल। बिहेवियरल प्रिंसिपल that you should be responsible कि how you are going to behave when you are doing the evaluation। याद रखिएगा इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर कि जब आप किसी भी की भी evaluation कर रहे हैं तो that wouldn't perform very well with you, यानी वो बहुत अच्छा आपके साथ नहीं जा रहा होता या very accurate आपके साथ नहीं मूव कर रहा होता, तो that means कि वो जाहिर बात है if somebody is evaluating you that is the most panicking thing sometime। तो you should have a behavioral principle and also being a reporting principle कि reporting आपने कैसे कैसे करनी है। There could be an intended evaluation, there could be a reasonable intervals that can exist। हाईलाइट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड गोल्स, ये आपने जरूर हाईलाइट करनी है कि एक्चुअल क्या रिजल्ट्स आए हैं और बजटेड गोल्स क्या हैं। जो भी इनके बीच में हाईलाइट्स आएंगे दैट वी आर गोइंग टू सी कि क्या इनके बीच में रिजल्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट इज बजटेड गोल्स एंड एक्चुअल रिजल्ट्स। तो एक्चुअल रिजल्ट्स और बजटेड गोल में जो भी डिफरेंस एग्जिस्ट करोगे दैट इज गोइंग टू बी इंटेंडेड ओवर देयर। नाउ देयर एग्जिस्ट अ मैनेजमेंट इनसाइट। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट रिक्वायर्स फ्लेक्सिबल अकाउंटिंग। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप गौर से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है दैट फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट रिक्वायर्स फ्लेक्सिबल accounting। Flexible budgeting is useful because it enables manager to evaluate performance in the light of changing condition। The flexible budgeting is useful because it enables manager to evaluate performance in the light of changing condition, but the ability to react quickly to changing condition is even more important। कि जो भी चेंजेस आए उसको कितनी जल्दी आप रिएक्ट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द यूएस nobody has more flexible plants than Honda। यानी कि अमंग ऑटोमोबाइल में जारी बात है फैसिलिटी में यूएस में सिर्फ सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल किसके पास है, होंडा के पास। द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ सम ऑटो कंपनीज कैन मेक स्लाइट अल्टरेशन टू द फीचर ऑफ व्हीकल, यानी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में सम ऑटो कंपनीज कैन मेक स्लाइट अल्टरेशन टू द फीचर्स ऑफ व्हीकल, स्लाइट अल्टरेशन कर सकते हैं। In response to change in demand for particular feature, in response to change in demand for particular features, but for most plant to switch from production of one type of vehicle to completely different type of vehicle when demands for types of vehicle shifts typically takes months and cost of $100 million। जाहिर बात है आपने जब एक चीज ऑलरेडी डेवलप्ड कर ली है कि एक तरह की चीजें बन के आ रही हैं, अब आपने नया डिजाइन देना है तो जाहिर बात है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की नया खर्चा पड़ेगा टू डेवलप न्यू कन्वेयर बेल्ट, टू डेवलप न्यू सिस्टम्स। बट एट होंडा प्लांट द स्विच टेक्स मिनट, यानी होंडा प्लांट्स में ये 1 मिनट की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल इट मे टेक 5 मिनट्स टू इंस्टॉल डिफरेंट hand like parts on board so that they can switch from making Civic compact to longer taller CRV crossover, यानी कि Civic से वो किस तरह मूव कर सकते हैं इजीली CRV
क्रॉसओवर्स पे। दिस एबिलिटी इज टू एडजस्ट क्विकली टू द चेंजिंग डिमांड गिव होंडा। अब ये क्या है, इनका फौरन चेंज हो रहा है, तो दैट मींस चेंज डिमांड टू होंडा। जैसे ये डिमांड चेंज होगी, होंडा इज द फर्स्ट वन टू चेंज इट। व्हेन गैस प्राइस सर्ज द डिमांड फॉर मोर फ्यूल एफिशिएंट कार, यानी अब क्या होगा, जब गैस की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, डिमांड फॉर मोर फ्यूल एफिशिएंट कार्स इंक्रीज क्विकली। कि जारी बात है, जब गैस की शॉर्टेज आ रही है तो जितनी फ्यूल एफिशिएंट कार होगी उतनी वो बेटर परफॉर्म करेगी, उतनी ज्यादा अच्छी वो परफॉर्म करेगी। व्हाट इम्प्लीकेशन दस दीज इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हैव मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी जो भी इंप्लीकेशन है, डू दी इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हैव फॉर मोर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि क्या इंप्लीकेशन हो जाए, डू दिस इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी हैव मैनेजमेंट फॉर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जाहिर बात है, फिर आप क्या देखते हैं, ओवरऑल देख रहे होते हैं कि कितना ज्यादा ये मूव कर रहे हैं, यानी मींस कितना ज्यादा ये अपनी कैपेबिलिटी को सामने रख रहे हैं, कितना ज्यादा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सामने रख रहे हैं, और इस इंप्रूवमेंट को किस तरह अप्लाई कर रहे हैं। अगर इतनी जल्दी इंप्रूवमेंट है, जारी बात है, आप हर 5 कार के बाद एक नया मॉडल निकाल सकते हैं, हर साल के अंदर 2-3 मॉडल्स निकाल सकते हैं। तो दैट इज द इंप्रूवमेंट जो होंडा के पास है। और इसी इंप्रूवमेंट के अंदर आप प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज जो है को भी इंप्रूव कर सकते हैं। मींस आपको पता हो कि आपके एम्प्लॉइज दूसरे मॉडल्स के लिए तैयार हों, दे वुड बी ट्रेन्ड मोर, एंड उसी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन में यू हैव टू बी इन द बजट। एक ही बजट के अंदर आप 2 मॉडल्स कैसे बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो बीइंग एन इम्प्लीकेशन ऑफ दिस प्रोडक्शन फैसिलिटी। यानी इस प्रोडक्शन फैसिलिटी को आप इस तरह भी इस तरीके से भी आप मेजर कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन मेजर दिस प्रोडक्शन फैसिलिटी। दैट्स हाउ वी कैन मेजर द परफॉर्मेंसेस ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटी। Responsibility accounting, again, responsibility accounting reporting system involves preparation of reports for each level of responsibility in a company's organizational chart. यानी involves preparation of reports for each level of responsibility, यानी हर level of responsibility में report लाजमी generate होगी in a company's organizational chart। किसमें, companies के organizational chart में ये level of responsibility लाजमी होनी चाहिए in company's organizational chart। Begin with the, अब यहां पे क्या कह रहे हैं, बिगिन विद द लोअर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मूव अपवर्ड टू हायर लेवल। पहले आपने लोअर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू करनी है एंड देन मूव टुवर्ड्स द अपर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग सिस्टम। किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द लोअर लेवल एंड देन गोज टू द हायर लेवल। कि हमने तब इसकी तरफ जाना है कि हायर लेवल पे कहां मूव करेगी। परमिट्स मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एट एवरी ईच लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या परमिट करते हैं, बाय एक्सेप्शन एट ईच लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करते हैं वो, ईच लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे परमिट कर रहे होते हैं कि कितने कितने हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं, कितने हमारे पास एक्सेप्शंस हैं एट ईच लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने ये चीज को देखना है। ईच हाई लेवल कैन ऑब्टेन द डिटेल्ड रिपोर्ट फॉर ईच लोअर लेवल, यानी ईच हायर लेवल कैन ऑब्टेन द डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ ईच लोअर लेवल। जितना भी हायर लेवल होगा उतना ही वो लोअर लेवल की भी रिपोर्ट लेगा, यानी कि जितनी डिटेल रिपोर्ट होगी फॉर ईच लेवल उतनी ही हर लेवल की भी डिटेल रिपोर्ट होगी। यानी लेवल ऑफ डिटेल हर लेवल की सेम होनी चाहिए, बिकॉज जब ये सेम होगी तभी हमारे सामने एक्चुअल चीज रिजल्ट करेगी। Then you can see report. President sees summary data of vice president. Report B. Vice president sees summary of a controlled cost in her functional area. Plant manager sees summary of controlled cost of each department in the plant. हर plant को देखेगी. And department manager sees controlled cost of his or her department. यानी controlled cost देख रहे हैं his or her department की. यानी department manager अपने department को देख रहे हैं, प्लांट मैनेजर हर डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, नहीं, प्लांट डिपार्टमेंट मैनेजर अपनी कंट्रोल कॉस्ट ऑफ हिज और हर डिपार्टमेंट को देख रहा है, वो सारे डिपार्टमेंट को देख रहा है एंड सारे के सारे फंक्शनल एरिया को कौन देख रहा है, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। कि हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट देखेगी कौन से डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट इंप्रूव करेगी, कौन से डिपार्टमेंट कॉस्ट स्टिल इज लोअर। प्रेसिडेंट सीज द समरी, प्रेसिडेंट ओनली सीज द समरी। उसका काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ समरी देखेंगे, समरी कितनी है और क्या एग्जिस्ट कर रही है और किस किस तरह की समरी एग्जिस्ट कर रही है। दैट वी आर गोइंग टू सी कि किस किस तरह से वो समरी चल सकती है। देन देयर एग्जिस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग परमिट्स कंपैरेटिव इवैल्यूएशन। क्या करता है, परमिट करता है कंपैरेटिव इवैल्यूएशन को। प्लांट मैनेजर कैन रैंक ईच डिपार्टमेंट मैनेजर इफेक्टिवनेस। याद रखिएगा, इसमें रैंकिंग भी हो सकती है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और ये कंट्रोल भी कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को।
कंपैरेटिव रैंकिंग प्रोवाइड्स इंसेंटिव फॉर अ मैनेजर्स टू कंट्रोल कॉस्ट, यानी कंपैरेटिव रैंकिंग्स क्या हो सकती है, प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर मैनेजर्स टू कंट्रोल कॉस्ट। ये कंपैरेटिव रैंकिंग की क्या होती है कि वो इंसेंटिव प्रोवाइड करता है कि ताकि कंट्रोल कॉस्ट करे। अगर रैंकिंग होगी, जारी बात है, कहेगा हाँ जी लोअर लेवल पे रैंकिंग आ रही है इसकी, हाँ जी हायर लेवल पे रैंकिंग आ रही है, तो डेफिनेटली इन दैट केस यू हैव टू कंट्रोल अ कॉस्ट, आपको कॉस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी। रिपोर्ट एक क्या है जी, प्रेसिडेंट सीज समरी डेटा ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सीज द डेटा ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सी द कंट्रोलेबल कॉस्ट ऑफ फंक्शनल एरिया। अब यहां पे देखें समरीज आ रही है, वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या आ रही है जी, बजट एक्चुअल आ रहा है और इतना आ रहा है कि हाँ जी पूरी कंपनी की ये सिचुएशन है। वाइस प्रेसिडेंट देख रहे हैं कंट्रोलेबल डेटा ऑफ हिज फंक्शनल एरिया, बजटेड यहां आ गया, एक्चुअल यहां आ गया, फेवरेबल अनफेवरेबल यहां आ गया। प्लांट मैनेजर हर जगह की देख रहा है, वो यहां पे देख रहा है क्या है जी, हाँ जी कौन कौन से असेंबली प्लांट है, कंट्रोल वाइस प्रेसिडेंट डेट्रोइट, शिकागो, सेंट लुइस, वो तीनों प्लांट्स को देख रहा है। जबकि प्लांट मैनेजर किसको देख रहा है, फैब्रिकेटिंग, इनेमलिंग एंड असेंबली, यानी वो अपने लेवल के फंक्शनल एरियाज को देख रहा है और ये अपने लेवल के फंक्शनल एरियाज को देख रहे हैं और ये अपने फंक्शनल एरिया के सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस। अब उसने देखा कि सेल्स प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा अलार्मिंग है, तो ये सारी बातें इस पे है, तो यहां पे भी देखा तो शिकागो वाला जो था वो ज्यादा यूज कर रहा था। प्लांट में देखा तो फैब्रिकेटिंग इज हैविंग अ बिगर साइड, ये फैब्रिकेटिंग का यहाँ पे ज्यादा इशू है। डिपार्टमेंट मैनेजर कंट्रोल कॉस्ट ओवर हिज और हर डिपार्टमेंट, अब इस लेवल पे वो यहाँ पे देखेगा कि हाँ जी क्या डायरेक्ट लेवल बढ़ रही है, क्या डायरेक्ट मटेरियल बढ़ है, क्या ओवरहेड बढ़ रहा है, मींस दे आर गोइंग टू सी द फैब्रिकेटिंग। वो किसको देख रहा है, फैब्रिकेटिंग को देख रहा है कि फैब्रिकेटिंग में क्या इशू, तो फैब्रिकेटिंग में जब इशू निकला है तो डेफिनेटली नीचे भी देख रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल में ज्यादा इशू है, डायरेक्ट लेबर में ज्यादा इशू है या ओवरहेड में इशू है, किस चीज में ज्यादा इशू है। तो ज्यादा जो इशू निकल रहा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल या लेबर, बिकॉज यहाँ पे देखें बोथ केसेस में क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्सेसिव में आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, ये एक्सेसिव में आ रहा है, ज्यादा में आ रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज वुड बी एन इशू व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन कॉस्ट। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, 3 बेसिक टाइप्स हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहते हैं। फर्स्ट इज कॉस्ट सेंटर, इनकर्स कॉस्ट बट डज नॉट डायरेक्टली जनरेट रेवेन्यू। कॉस्ट सेंटर क्या करता है, इनकर करता है कॉस्ट बट डज नॉट डायरेक्टली जनरेट रेवेन्यू, यानी ये इनकर करेगा कॉस्ट। यानी 3 बेसिक टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को इनकर करता है। मैनेजर हैव अथॉरिटी टू इनकर कॉस्ट, मैनेजर इवेल्युएट ऑन एबिलिटी ऑफ कंट्रोल कॉस्ट एंड यूजुअली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी कॉस्ट सेंटर इंक्लूड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड साथ ही सर्विस डिपार्टमेंट, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड टू कॉस्ट। तो ये भी हमारे पास बोथ केसेस में ये दोनों क्या कहलाएंगे, दीज आर द कॉस्ट सेंटर, क्या कहते हैं इसे, कॉस्ट सेंटर। देन देयर एग्जिस्ट द प्रॉफिट सेंटर्स एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा इनकर कॉस्ट एंड जनरेट रेवेन्यू, इनकर कॉस्ट भी करते हैं और साथ ही रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। मैनेजर जस्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सेंटर, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा मैनेजमेंट की रैंकिंग, मैनेजर की रैंकिंग या उसकी एप्रिसिएशन मिलेगी, दैट लीड्स टू द एप्रिसिएशन, ये उतनी ज्यादा एप्रिसिएशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल इंक्लूड्स इंडिविजुअल डिपार्टमेंट ऑफ रिटेल स्टोर्स एंड बैंक ऑफिस, यानी एग्जाम्पल क्या करेंगे, रिटेल स्टोर्स आ गए या बैंक ऑफिस आ गए, यानी इन रिटेल स्टोर भी क्या है, वो भी प्रॉफिट अर्नर है और बैंक ब्रांचेस भी जो है वो भी क्या है, दीज आर द प्रॉफिट अर्नर। तो इन बोथ केसेस दे आर नोन एज प्रॉफिट अर्नर, ये क्या कहलाएंगे आपके प्रॉफिट अर्नर्स। Then there exists an investment center, incurs cost, generate revenue and has investment fund available to use, यानी incur कर रहे हैं cost, generate भी कर रहे हैं revenue और साथ ही हमारे पास investment के लिए funds भी available हैं, that is known as investment center। मैनेजर इवेल्युएटेड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, मैनेजर किस पे इवेल्युएट किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी फॉर अ सेंटर एंड रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन फंड्स, यानी मैनेजर किस पे इवेल्युएट किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सेंटर एंड रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन फंड्स, जितना भी रेट ऑफ रिटर्न अर्न किया जाए फंड्स पे, यानी जितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी और जितना रेट ऑफ रिटर्न फंड्स पे अर्न होगी। यानी प्रॉफिटेबिलिटी किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से, और रिटर्न रिलेटेड है कि जो आप इन्वेस्टमेंट मेक कर रहे हैं उन दोनों की बेस पे, अगर दोनों हायर साइड पे होंगे तो मैनेजर वुड बी वेरी गुड। ऑफन सब्सिडरी कंपनीज और प्रोडक्ट लाइन, ये ज्यादातर कौन सी होती हैं जी, सब्सिडरी कंपनीज होती हैं जिनके पास ये दोनों चीजें होती हैं, बोथ और प्रोडक्ट लाइन दैट इज ऑल्सो बीइंग अ बोथ। ये प्रोडक्ट लाइन भी नॉर्मली किसकी होती हैं, जो सब्सिडरी यहाँ ओपन होती है। मैनेजर्स एबल टू कंट्रोल सी और सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टमेंट डिसीजन सच एज प्लांट एक्सपेंशन, ये क्या है जी, सिग्निफिकेंट डिसीजंस करने, प्लांट एक्सपेंशन की सारे डिसीजन ये सारे किससे रिलेट करें, दैट आर बेस्ड ऑन फंड्स की, ये फंड्स पे डिपेंडेंट है और फंड्स के ऊपर ही ये वेरी करके आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, देयर एग्जिस्ट अ टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स।
फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, कॉस्ट सेंटर आ गया, कॉस्ट सेंटर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस है। देन एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, प्रॉफिट सेंटर आ गया। एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड फंड्स, यहां पे हमारे पास आ गया दैट आर नोन एज investment center. So there are three types of responsibility centers that exist. One is expenses and revenue, and the second one is the revenue on return on investment. यानी कि आप यहाँ पे देखें, पहले यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ expenses थे, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट भी आ रहा है, यहाँ पे अब रिटर्न्स भी आ रहे हैं, प्रॉफिट भी आ रहा है। तो दैट मीन्स इन बोथ केसेस वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के हमने देखना है। तो कॉस्ट सेंटर एग्जिस्ट, प्रॉफिट सेंटर एग्जिस्ट, इन्वेस्टमेंट सेंटर एग्जिस्ट। इन देयर आर थ्री केसेस ऑफ द टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, यानी क्या कहते हैं हम, देयर आर थ्री केसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। Then there exists a review question. Under responsibility accounting, evaluation of manager's performance is based on matter that manager directly and indirectly control, and has shared responsibility for other managers. Now, which one is the better one? Directly control, that could be controllable. Directly and in control, partially controllable. Indirectly control, not in the control, and has shared responsibility for which another managers with another manager, यानी कि आपकी responsibilities क्या होती है, वो shared होती है with another manager. So that should be over there. So which one is the right one? That is directly and indirectly control. Responsibility center इन दोनों तरह की cost को show करता है, means they should be on the direct and indirect. जो भी cost आ रही है वो सारी की सारी responsibility show करेगा। इसीलिए हमारी कॉस्ट का नाम दिया गया, कभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नाम नहीं दिया गया व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्ट सेंटर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेपरेट किया जाता है, देन देयर इज अ इशू कि हम वहां पे कहें कि हाँ जी देयर इज अ सेपरेट वे टू सी देम। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ आर देयर फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट सेंटर। सबसे पहली बात किसी करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करेंगे फॉर कॉस्ट सेंटर के। कॉस्ट सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? बेस्ड ऑन मैनेजर्स एबिलिटी टू मीट प्रोजेक्टेड गोल्स। क्या करता है ये? मैनेजर एबिलिटी टू मीट प्रोजेक्टेड गोल्स, कंट्रोल कॉस्ट। सबसे पहले क्या चीज कर रहा है? कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन अ मैनेजर्स एबिलिटी टू मीट बजटेड गोल्स फॉर कंट्रोलेबल कॉस्ट। क्या बजटेड गोल से मीट करें फॉर कंट्रोलेबल कॉस्ट, की जितनी भी कंट्रोलेबल कॉस्ट है उससे हम लोग मीट करें, और उसी के बाद हम फर्दर आगे चलेंगे। हाउ वी आर गोइंग टू सी दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर्स एबिलिटी को देखना है हमने, टू मीट बजटेड गोल एंड कंट्रोलेबल कॉस्ट। रिजल्ट्स इन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट विच कंपेयर्स एक्चुअल कंट्रोलेबल कॉस्ट विद फ्लेक्सिबल बजट डाटा। रिजल्ट्स इन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट क्या करते हैं? ये रिजल्ट्स इन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बनती क्या है इससे? रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट which compares actual controllable cost with flexible budget data, यानी controllable cost and flexible budget data compare होते हैं। controllable and flexible ये आपस में दोनों क्या होते हैं? that would be compared, ये दोनों आपस में compared होते हैं। include only controllable cost in reports, क्या करता है? include करता है सिर्फ और सिर्फ controllable cost in reports, के सिर्फ और सिर्फ controllable cost कंट्रोल होती है। no distinction between variable and fixed cost, यहाँ पे देखें, अब मैंने कहा कॉस्ट का एक सेंटर है, दैट मींस हम उसी सेंटर को मेजर कर रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, फ्लेक्सिबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, उसमें कोई डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। इंक्लूड ओनली कॉस्ट इन रिपोर्ट्स, यानी इंक्लूड्स ओनली कंट्रोलेबल कॉस्ट इन रिपोर्ट, की जितनी भी कंट्रोलेबल कॉस्ट है सिर्फ वही उसके अंदर इंक्लूड हो रही होंगी। इलस्ट्रेशन देखते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की। अब देखें, द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज अडॉप्टेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल बजट रिपोर्ट फॉर फॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इलस्ट्रेशन 10.10-6, दैट इज फ्रॉम द बुक ऑफ योर्स ओवरऑल किमल एंड केसियो। ठीक है, तो यू कैन सी ओवर देयर, आप वहां पे ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। हियर इज द इनडायरेक्ट मटेरियल कितना रहा? बजटेड इतना था, एक्चुअल इतना था, अनफेवरेबल आया। Indirect 18,000, 17,000, that is 1,000. Utilities 45,000, 4,600, that is 1,000 unfavorable. Supervision 400,000, 4,000, that is 0. So that means difference, यानी यहाँ पे favorable कौन सा 10,000 है, ये unfavorable है और ये भी unfavorable है। So that's how we are going to see कि ये illustration है। अब हमने इसमें क्या करना है? इसकी हमने रिपोर्ट बनानी है for flexible budget report, उसमें let's see which one of them. Let's see, the report assume finishing department manager is able to control all manufacturing overhead except depreciation, property tax and his monthly salary, यानी जो फिक्स कॉस्ट है उसके कंट्रोल में तो नहीं है, तो दैट मींस बाकी ओवरहेड वो बिल्कुल सही कंट्रोल कर रहा है एक्सेप्ट द मंथली सैलरीज एंड depreciation and property taxes. Remaining 4,000
ऑफ सुपरविजन कॉस्ट आर अज्यूम टू अप्लाई टू अदर सुपरवाइजर पर्सनल, यानी कि जो बाकी 10,000 में 4,000 दे दिए, 6,000 बच गए, 6,000 किसको सुपरवाइजरी पर्सनल को दिए जाएंगे विद इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट, किसको दिए जाएंगे फिनिशिंग डिपार्टमेंट वाले को, हुज सैलरी आर कंट्रोलेबल बाय मैनेजर, जिसकी सैलरी कौन कंट्रोल कर सकता है मैनेजर कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वर्क डन, जब भी सैलरी वर्क डन पे डिपेंडेंट हो दैट मींस इट इज कंट्रोलेबल बाय मैनेजर, कौन कंट्रोल कर रहा है उसे मैनेजर कंट्रोल कर रहा है, दैट इज कंट्रोलेबल बाय मैनेजर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट सेंटर, क्या चीज आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फ्रॉम फॉर प्रॉफिट सेंटर बेस्ड ऑन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ कंट्रोलेबल रेवेन्यूज एंड कंट्रोलेबल कॉस्ट, यानी दोनों चीजों को अब सामने रखना है, कंट्रोलेबल रेवेन्यूज को भी रखना है और कंट्रोलेबल कॉस्ट को भी सामने रखना है। मैनेजर्स कंट्रोल ऑपरेटिंग रेवेन्यूज अर्न सच एज सेल, यानी मैनेजर्स क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू अर्न सच एज सेल्स, जितनी भी सेल्स हो रही है उसको ऑपरेटिंग रेवेन्यूज को देख रही होती सच एज सेल। मैनेजर कंट्रोल्स ऑल वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड बाय मैनेजर बट दे वेरी विद द सेल, यानी वो सारी कॉस्ट को देख रहा होता है दैट वेरीज विद द सेल, यानी कंट्रोल ऑपरेटिंग रेवेन्यू अर्न सच एज सेल एंड ऑल्सो कंट्रोल्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दैट चेंजेस विद द रेवेन्यू, जो किसके साथ चेंज हो रही हो रेवेन्यूज के साथ चेंज हो रही हो। नाउ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे वर्क करती है देखें। डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट, here exists a direct fixed cost relates specifically to one responsibility center, direct fixed cost याद रखिएगा हमेशा एक responsibility center से रिलेटेड होती है, या तो कॉस्ट सेंटर से रिलेट होगी या प्रॉफिट सेंटर से रिलेट होगी या इन्वेस्टमेंट सेंटर से रिलेट होगी, इनमें से एक से रिलेट करेगी आपकी ओवरऑल डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट। इनकर्ड फॉर सोल बेनिफिट ऑफ सेंटर, किसके लिए इनकर की जाए दैट इज फॉर द सोल बेनिफिट ऑफ सेंटर, यानी सेंटर के बेनिफिट के बारे में आपने सोचना है। कॉल्ड ट्रेसेबल कॉस्ट सिंस दे कैन बी ट्रेस डायरेक्टली टू वन सेंटर, इसे इजीली ट्रेस कर दिया जाता है बिकॉज दैट कैन बी डायरेक्टली टू ट्रेस डायरेक्टली टू वन सेंटर, यानी इसे एक सेंटर तक इजीली ट्रेस किया जा सकता है। मोस्ट डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट आर कंट्रोलेबल बाय प्रॉफिट सेंटर्स, यानी मोस्ट डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट आर कंट्रोलेबल बाय प्रॉफिट सेंटर मैनेजर, यानी मोस्ट डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट जो होती हैं वो कंट्रोलेबल बाय प्रॉफिट सेंटर मैनेजर होती हैं, दैट वुड बी कंट्रोलेबल बाय प्रॉफिट सेंटर मैनेजर, यानी इसे आराम से प्रॉफिट सेंटर मैनेजर कंट्रोल कर लेता है। इनडायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट pertains to company's overall operating activity, indirect fixed cost क्या होती है pertain करती हैं overall operating activity पे, कि यानी जितनी भी हैं वो pertain कर रही होती हैं overall operating activity में भी कुछ भी हो सकती है। अब कोई activity ऐसी होती है that you can't differentiate whether it is an operating or non-operating, so it is related to all operating activities incurred for the benefit of more than one profit center, यानी एक profit center के बजाय कई profit center को उसका benefit जा रहा होगा। Called common cost since they apply to more than one center, याद देखिएगा इसका दूसरा नाम क्या है common cost because they could apply to more than one center, यानी इसकी application more than one center भी हो सकती है। Most are not controllable by profit center manager, यानी most are not controllable by profit center manager की that couldn't be कंट्रोलेबल बाय प्रॉफिट सेंटर मैनेजर की, या प्रॉफिट सेंटर मैनेजर से कंट्रोल ना हो रहा हो या उससे कंट्रोल ना हो पा रहा हो, तो दैट मींस इट कुडंट बी कंट्रोल्ड बाय द प्रॉफिट सेंटर मैनेजर की, प्रॉफिट सेंटर मैनेजर से कंट्रोल ना हो रहा हो, दैट वी आर गोइंग टू सी। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, बजटेड एंड एक्चुअल कंट्रोलेबल रेवेन्यू कॉस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स क्या होती है बजटेड एंड एक्चुअल कंट्रोलेबल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट की, यानी कि बजटेड भी देखना होता है हमने एंड एक्चुअल रेवेन्यू कॉस्ट को भी साथ में करना है। यूज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट, यानी हम क्या करते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट यूज करते हैं, दैट वी हैव स्टडीड इन आवर लेक्चर नंबर 3 and 4। सो डिडक्ट कंट्रोलेबल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी कहते हैं क्या डिडक्ट करते हैं कंट्रोलेबल फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यही करते थे ना कि फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज योर प्रॉफिट, तो दैट मींस ये दैट इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन कंट्रोलेबल मार्जिन क्या है एक्सेस ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ओवर कंट्रोलेबल फिक्स्ड कॉस्ट इज नोन एज योर कंट्रोलेबल मार्जिन, दैट इज क्या हो जाएगा ये सीएम माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रोलेबल मार्जिन, दैट इज सीओएम बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास सीओएम। डू नॉट रिपोर्ट नॉन कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट, ये क्या नहीं करता कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट को रिपोर्ट नहीं करती रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। द कॉस्ट दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल दैट वुडंट बी रिपोर्टेड इन द नॉन कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट, यानी फिक्स कॉस्ट के केस में वो रिपोर्ट नहीं होती। देयर इट इज, यू कैन सी दैट
मेटल कंपनी मैरीन डिवीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, बजटेड सेल्स कितनी है 1200, एक्चुअल क्या बजट में इतनी थी, हुई कितनी है, इतनी हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 500,000, डेफिनेटली सेल्स कम हुई है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कम होगी, दैट इज 490,000। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 160,000, एक्चुअल कितने हुए 156,000, टोटल 660 हुए हैं, दैट इज 646 हुए हैं। तो दैट मींस ये अनफेवरेबल है, क्योंकि क्यों एक्चुअल में कम हुई है, दैट इज फेवरेबल, दैट इज फेवरेबल, दैट इज ऑल्सो बीइंग फेवरेबल। देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ रहा है, फिक्स कॉस्ट दैट हियर एग्जिस्ट 540,000 एंड 504,000, जब सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट किया, दैट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसे क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एंड दैट इज 36,000, दैट इज अनफेवरेबल। ये क्या है, अनफेवरेबल है, बिकॉज आपकी सेल्स बहुत ज्यादा कम हुई है, बिकॉज सेल्स आपकी काफी जगह पे रिड्यूस हुई है, बहुत बड़ा डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट कौन सी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100,000, अनदर दैट इज 100,000, सेलिंग 80,000, ये भी 80,000, नो 0 180,000, तो टोटल 36,000, दैट इज अनफेवरेबल रिपोर्ट। इसे क्या कहते हैं हम, दैट इज अनफेवरेबल report. The marine division also had 60,000 of indirect fixed costs that were not controllable by the profit center, जो profit center से control ना हो रहा हो, यानी that can't be controlled by the profit center, यानी जिसे profit center नहीं देख सके या नहीं change कर सके। Types of responsibility center, let's have a review question. In a responsibility report for profit center, controllable fixed costs are deducted from a contribution margin to show profit margin। अब यहां पे क्या है, प्रॉफिट है, कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट आर डिडक्टेड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूट टू फॉर्म कंट्रोलेबल मार्जिन, नेट इनकम और इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। तो किससे हम करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू कंट्रोलेबल मार्जिन, जो अभी हमने निकाला है, पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकला था एंड देन कंट्रोलेबल मार्जिन, दैट इज कंट्रोलेबल मार्जिन। You can see over there, I am going to the previous slide so you can have a greater idea. Here it is. ये कंट्रोलेबल मार्जिन क्या है, सेल्स सेलिंग एंड एडमिन माइनस किए, ये टोटल आ गया हमारे पास, दैट इज मींस वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, और जब उसमें से हमने फिक्स्ड कंट्रोलेबल माइनस किए तो वो हमारे पास क्या आ गया, कंट्रोलेबल मार्जिन आ गया। क्या आ गया हमारे पास, कंट्रोलेबल मार्जिन आ गया हमारे पास। सो देयर बाय दैट्स व्हाई वी मूव टुवर्ड्स द कंट्रोलेबल मार्जिन, की कंट्रोलेबल मार्जिन हमने निकाला था व्हेन वी माइनस द कंट्रोलेबल फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूशन मार्जिन। Now the do it exercise, you can have a problem, so you can easily do it. Midwest operates a profit center. It reports the following information: sales इतनी है, variable cost is controllable fixed, non-controllable fixed. Prepare a responsibility report. Sales में से variable cost माइनस की तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे contribution margin आ गया, और यहाँ पे अब क्या आ रहा है, favorable unfavorable, sales 15, budgeted 17, 2 lakh favorable, and then variable 7 लाख 8 लाख हुई है, 1 lakh unfavorable। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मारे 8,000 900,000, दैट डेफिनेटली फेवरेबल। यहाँ पे कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट 4 लाख सेम रही है, एंड देन वी हैव अ कंट्रोलेबल मार्जिन दैट इज 100,000 फेवरेबल। क्या है वो, 100,000 फेवरेबल साइड पे आ रहा है, फेवरेबल साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी फेवरेबिलिटी शो कर रहा है कि कितना वो फेवरेबल है। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब किसकी बारी आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट सेंटर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ वैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस इन द इन्वेस्टमेंट सेंटर, यानी आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते थे इन योर अकाउंटिंग और इन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, या इसका दूसरा होता है रिटर्न ऑन इक्विटी भी था, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आती है। ये सोल टूल है फॉर मेजरिंग द इन्वेस्टमेंट सेंटर, शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर इन यूजिंग एसेट एट हिज और हर डिस्पोजल, यानी क्या करते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर को देखते हैं यूजिंग द एसेट्स ऑफ हिज डिस्पोजल, यानी कि इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर आपने चेक करनी है इन यूजिंग एसेट डिस्पोजल, यानी हिज और हर डिस्पोजल पे, यानी अगर आपने एसेट उसे दे दिया है तो वो कितना ज्यादा उसे एफिशिएंटली या इफेक्टिवली यूज कर रहा है। यूजफुल परफॉर्मेंस मेजर है, बहुत यूजफुल परफॉर्मेंस है बिकॉज यही आपको पूरा पिक्चर देता है।
फैक्टर इन यूआई फॉर्मूला आर कंट्रोलेबल बाय मैनेजर। टोटल एसेट भी उसके हाथ में ही होते हैं, कितने इनकम है कितने इन्वेस्टमेंट है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट उसके हाथ में होती है और नेट इनकम भी जो उसे जनरेट करनी वो भी उसके हाथ में होती है, यानी बोथ दे कैन कंट्रोल, वो इजीली कंट्रोल कर सकता है इन बोथ केसेस, यानी ये दोनों कैन बी, दीज बोथ कैन बी कंट्रोल, दीज बोथ कैन बी कंट्रोल्ड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के क्या होता है जी, कंट्रोलेबल। अच्छा यहां पे हमने वहां पे पढ़ी थी कौन सी वाली, अभी जो मैंने पिछली स्लाइड पे लिखी, दैट इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। दैट इज नॉर्मली फॉलोड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट नाउ कंट्रोलेबल मार्जिन टू एवरेज ऑपरेटिंग एसेट, यानी कंट्रोलेबल मार्जिन कौन सी होती है, नेट इनकम ही होती है ना, जिसमें से आप दोनों तरह की कॉस्ट निकाल देते हैं। तो नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स, यानी एवरेज ऑपरेटिंग, तो हमारे पास क्या आ गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मींस कंट्रोलेबल मार्जिन डिवाइडेड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट, यानी कंट्रोलेबल मार्जिन डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एसेट्स। तो यहां पे आ गया ऑपरेटिंग एसेट्स इंक्लूड्स करंट एसेट्स एंड प्लांट एसेट्स। क्या क्या इंक्लूड करते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स में, करंट एसेट्स एंड प्लांट एसेट्स यूज्ड इन ऑपरेशन बाय सेंटर एंड कंट्रोल्ड, यानी कि ऑपरेटिंग एसेट्स कौन से होते हैं, प्लांट एसेट्स या करंट एसेट्स जो ऑपरेशंस में यूज हो रहे हो, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज हो रहे हो, दैट आर कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर। बेस एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स ऑन अ बिगिनिंग एंड एंडिंग कॉस्ट और बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट, यानी बेस एवरेज क्या होगा कि बेस एवरेज ऑपरेटिंग एसेट, यानी कि बेस क्या होगी, एवरेज कर लेंगे बिगिनिंग और एंडिंग बुक वैल्यूज ऑफ एन एसेट्स को, किसको लेंगे, बिगिनिंग और एंडिंग बुक वैल्यूज ऑफ एन एसेट्स को हम लेके आपस में कंपेयर कर रहे होंगे। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, अगेन स्कोप ऑफ मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन कंटेंट्स, यानी कि जो भी स्कोप ऑफ मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कवर कंप्लीटली करते हैं। इन्वेस्टमेंट सेंटर इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी फॉर ऑपरेटिंग पर्पस, यानी वो इंडिपेंडेंट है, दैट इज नॉट रिलायबल टू एनीवन। ऑल फिक्स्ड कॉस्ट आर कंट्रोलेबल बाय द सेंटर मैनेजर, जितनी फिक्स्ड कॉस्ट है दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सेंटर मैनेजर, उसे आराम से सेंटर मैनेजर कंट्रोल कर सकता है। शोज बजटेड एंड एक्चुअल आरओआई बिलो कंट्रोलेबल मार्जिन, यानी बजटेड एंड एक्चुअल आरओआई बिलो कंट्रोलेबल मार्जिन शो करता है कि कितनी हमारी एक्चुअल आरओआई है और कितनी हमारी बजटेड आरओआई थी, तो दैट कैन बी कंट्रोल और शोड एज बिलो द कंट्रोलेबल मार्जिन। यानी सपोज जैसे आपने कंट्रोलेबल मार्जिन यू शो किया, तो इसी जैसी आया कंट्रोलेबल मार्जिन का रिजल्ट नीचे लिख देंगे आप आरओआई का कि बजटेड और एक्चुअल कितनी है। Here is the illustration. You can see that the marine division in an investment center, it has a budgeted and actual average operating assets of 2 million. The manager can control 60,000 fixed cost. अब यहाँ क्या है, वही सेल्स आ रही है 540, कंट्रोलेबल मार्जिन हमने निकाला 240,000 आ गया था, 36,000 फेवरेबल। नीचे देखें यहाँ पे ये आपके पास शो कर रहा है किस चीज को, योर इन्वेस्टमेंट आरओआई को शो कर रहे हैं, यानी 3000 डिवाइड बाय 2 मिलियन, जितने भी एसेट से 2 मिलियन यहाँ पे आ गए, 2 मिलियन यहाँ पे आ गया और 2 मिलियन यहां पे आ गए, और कोई अदर फिक्स्ड एसेट से तो वो भी हमने इसमें ऐड करके एडजस्ट कर लिए। यहां पे देखें इन दोनों में ऐड करिए, पहले क्या था 1 लाख था और 80,000 था, 60,000 नहीं था। तो इन दैट केस 100,000 80,000 प्लस 60,000, तो हमारे पास क्या आ रहा था 240,000 यहाँ पे 240,000 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन बोथ केसेस दैट कैन बी सीन इजीली ओवर हेयर, यानी यहाँ पे आ रहा है दैट इज 240,000 यू कैन इजीली सी देम, यहाँ पे इजीली आपको नजर आएगा कि 240,000 और 240,000 क्या है और किस तरह ये वर्क करते हैं। सो फर्स्ट ये 15% आ रही है, देन 13% और टोटल में क्या आ रहा है 1.8%, दैट इज अनफेवरेबल बिकॉज बजटेड इज हायर, एक्चुअल इज लोअर, यानी एक्चुअल साइड पे वो लोअर साइड पे आ रहा है और बजटेड साइड पे वो हायर साइड पे आ रहा है। जजमेंटल फैक्टर्स इन आरओआई, आरओआई को कैसे जज करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू इन्वॉल्व, वैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स, एक्विजिशन कॉस्ट, बुक वैल्यू, एप्रिशिएटेड वैल्यू और फेयर वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यूएशन फॉर ऑपरेटिंग एसेट्स यूज की जाती है। ईच प्रोवाइड्स अ रिलायबल बेसिस फॉर इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, हर एक को रिलायबल बेसिस के तौर पे हम इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस के लिए यूज करते हैं। मार्जिन इनकम मैयर, इनकम मैयर्स देखने, कंट्रोलेबल मार्जिन, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन और नेट इनकम, यानी कंट्रोलेबल क्या होता है, कंट्रोलेबल मार्जिन हो सकते हैं, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन हो सकती है और नेट इनकम हो सकती है, इट कुड बी एनीवन। ओनली कंट्रोलेबल मार्जिन इज अ वैलिड बेसिस फॉर इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर, यानी सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलेबल मार्जिन ही यूज करने किया जाए ताकि आप एक इन्वेस्टमेंट सेंटर की परफॉर्मेंस को मैयर कर सकें, बिकॉज दैट्स द एक्चुअल एक्यूरेट मैयर ऑफ द परफॉर्मेंस। ये क्या है, एक्चुअल एक्यूरेट मैयर है फॉर द परफॉर्मेंस की, जो भी परफॉर्मेंस का एक्चुअल एक्यूरेट मैयर है दैट कुड बी सीन ओवर हियर।
इंप्रूविंग आरओआई, आरओआई को हम कैसे इंप्रूव करते हैं? इंप्रूव आरओआई बाय इंक्रीजिंग कंट्रोलेबल मार्जिन एंड रिड्यूसिंग एवरेज ऑपरेटिंग एसिड। क्या करेंगे? एवरेज ऑपरेटिंग एसिड को रिड्यूस करेंगे। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया, कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट माइनस की कंट्रोलेबल मार्जिन आ गया, एवरेज ऑपरेटिंग एसिड यहां पे था और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहां पे आ गया। इंक्रीजिंग कंट्रोलेबल मार्जिन इंक्रीज आरओआई बाय इंक्रीजिंग सेल्स, यानी इंक्रीजिंग कंट्रोलेबल मार्जिन क्या होगा? वो ऑलरेडी इंक्रीज कर देगा आरओआई को, और बाय रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। यानी आप इस तरह कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द और बाय इंक्रीजिंग सेल्स, यानी सेल्स बढ़ा दें, या वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस करें या फिक्स कॉस्ट रिड्यूस करें। इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10%, जब हम सेल्स 10% से इंक्रीज करते हैं तो दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज 90,000 इंक्रीज कर जाएगा बिकॉज 45% है, और कंट्रोलेबल मार्जिन कितना होगा? दैट बिकम्स 60,000 प्लस 600,000 प्लस 90,000, दैट मीन्स न्यू आरओआई इज 13.8%। तो कंट्रोलेबल मार्जिन कितना होगा? टू इंक्रीज टू 6 लाख से कहां चला गया वो? 690, जो ऊपर 90 निकला है वो उसमें हमने ऐड कर दिया, तो 600 प्लस 690, तो न्यू आरओआई कितनी आ रही? 13.8%। कंट्रोलेबल मार्जिन एवरेज ऑपरेटिंग एसिड 690 और 5 मिलियन, तो यहां पे आ गया 13.8%। कितनी आ रही है? 13.8%। इंक्रीजिंग कंट्रोलेबल मार्जिन इंक्रीज आरओआई बाय इंक्रीजिंग सेल्स, यानी कंट्रोलेबल मार्जिन इंक्रीज करना है तो क्या होगा? बाय इंक्रीजिंग सेल्स और रिड्यूसिंग द कंट्रोलेबल फिक्स्ड एसिड। फिक्स्ड एसिड रिड्यूस करते हैं। टोटल कॉस्ट डिक्रीजेस बाय 140,000, 1 मिलियन माइनस 300,000 इंटू 10%, तो कंट्रोलेबल मार्जिन बिकम्स 740,000। कितना हो जाएगा वो? 740,000। ये 3 लाख को हमने रिड्यूस कर 10% को फर्दर हमने रिड्यूस कर दिया, तो न्यू आरओआई कितनी आ रही? दैट इज 14.8%। कंट्रोलेबल मार्जिन एवरेज ऑपरेटिंग एसिड 740,000, 5 मिलियन, दैट इज 14.8%। रिड्यूसिंग एवरेज ऑपरेटिंग एसिड, क्या करेंगे? एवरेज ऑपरेटिंग एसिड रिड्यूस कर रहे हैं। अज्यूम द एवरेज ऑपरेटिंग एसिड्स आर रिड्यूस्ड बाय 10%। 5 लाख था, 5 मिलियन था, 5 मिलियन 10%, तो हमारे पास 5 लाख रिड्यूस कर दिया। एवरेज ऑपरेटिंग एसिड्स बिकम 4500,000, यानी कि 4500,000 आ गया। कंट्रोलेबल मार्जिन रिमेन्स अनचेंज, कंट्रोलेबल मार्जिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, एंड न्यू आरओआई बिकम्स द 13.3। क्या आ जाएगी न्यू आरओआई? 13.3% आ रही। 600,000 डिवाइडेड बाय 4500,000। Then there exists a review question. The formula of return on investment ROI. The factors for controllable margin and operating expenses are the controllable margin percentage and the total operating assets. Controllable margin यानी कि return on the factors controllable margin, तो controllable margin dollars and average operating asset, and controllable margin dollar and total asset, and controllable margin percentage and average operating asset. So which one is right? Obviously you can see that it's a C1, कि जिसमें हमारे पास कंट्रोलेबल मार्जिन डिवाइड बाय टोटल एसेट है। यही था ना फार्मूला? COM डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, यही था ना जो टोटल ऑपरेटिंग एसेट सारे यूज कर रहे थे। दैट इज आवर फार्मूला दैट वी यूज नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंट्रोलेबल मार्जिन डॉलर्स एंड टोटल एसेट्स। So here is another insight towards the accounting across the organization. Does Hollywood looks at ROI? If Hollywood were run like a real business, were things like return on investment matter? क्या हॉलीवुड जहां फिल्में बनती हैं वहां पे क्या ROI टाइप कोई चीज होती है या वो किस तरह रन की जाती है? There would be one unchallenged or sacred principle of studio chefon that never violate. Make lots of G-rated movie, यानी G-rated movies आप ज्यादा बनाएं. No matter how you slice the movie business, by star vehicle, by budget level, or by sequels of franchise, by far the best return of investment come from not so glamorous world of G-rated film. The problem is these movies represent 3% of total films made in typical years. यानी total ये कितना portion होते हैं? 3% of films. Take 2003. According to a Motion Picture Association in America, the 940 movies released in that year, only 21 were G-rated. Yet the highest grossing movies are the Finding Nemo's were G-rated. On the flip side, the R-rated films were dominate the total release and yet the worst return on investment. The whopping 646 rated R films were released in 2003, the 69% of total output, but only 4 of the top 20 grossing movies were R-rated films. This trend, G-rated movies are good business but underproduced, R-rated movies are bad for business and yet overdone, is something that have been driving economists Betty for the past several years.
What might be reasons that movie studios do not produce G-rated movies as much as R-rated movies? Because there is a many thing, क्योंकि वहां पे G-rated movies की आपको मार्केट कम नजर आती है, ओवरऑल प्रॉफिट रेशियोज कम नजर आती है, कंट्रोलेबल मार्जिन कम नजर आते हैं, बिकॉज कंट्रोलेबल मार्जिन बिकॉज में फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा चाहिए होते हैं, तो आपको कंट्रोलेबल मार्जिन ओवरऑल लोअर साइड पे नजर आ रहा होता है. To do it, the service division of Metro Industries reported the following results. Sales ये हैं, fixed variable cost ये है, controllable fixed cost ये है, average operating assets ये हैं. Management is considering the following independent course of 2015. Reduce average operating assets by 80,000 with no changes in controllable margin. Increase sales of 80,000 with no changes of controllable margin. Compute the controllable margin of 2014 and then compute the controllable margin and expected return of investment. यानी ये दोनों चीजें आपने सामने रख के कैलकुलेट करनी. First of all, return on investment for 2014. Sales 4 lakh, variable cost 320, contribution margin this one, fixed cost minus किए तो controllable margin आ गया. 339,200 हमारे पास कंट्रोलेबल मार्जिन है, 280,000 हमारे एसेट्स हैं, एंड देन वी हैव अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अगेन बी पार्ट कंट्रोलेबल, कंप्यूट कंट्रोलेबल मार्जिन एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. कंट्रोलेबल मार्जिन 399 था, 39,200 था, 280,000 माइनस 80,000 दैट इज 19.6%. सेल्स इंक्रीज कर गई हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करी, 320 डिवाइड बाय 40 यानी कि पूरे निकाले हमने 320 और 4 लाख कितनी परसेंटेज पे, तो हमने कहा जी इसी परसेंटेज पे इंक्रीज करके 96,000 आ गई. फिक्स कॉस्ट माइनस की तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, 55,000 ओवरऑल इंक्रीज आ रहा है. ये 320 और 420 कैसे निकाला वो देखिएगा यहाँ पे, ये रहा 320 और 400 किस रेशियो से वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुई, तो जिस रेशियो से सेल्स इंक्रीज करेगी उसी रेशियो से वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज कर गई है. सो दैट वी हैव अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 19.7%. ये कितने हमारे पास 19.7%. ROI is a significant disadvantage. Illustration: the electronic division of Pujol company has a ROI of 20% computed as follow. Controllable margin this one, average operating asset is this one 20%, there it exists, and then residual income to produce ऑपरेटिंग एसेट विल इंक्रीज 200,000 यानी 2 मिलियन जो है वो क्या कर रहा है, टू प्रोड्यूस ट्रैकर ऑपरेटिंग एसेट विल हैव टू इंक्रीज 2 मिलियन. ट्रैकर इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल 260,000 कंट्रोलेबल मार्जिन. तो कंट्रोलेबल मार्जिन कितना था, 100,000, दोनों मिला के ये बना. एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 7 मिलियन. कितने हो जाएंगे, 7 मिलियन, यानी कि हमारे पास 5 मिलियन प्लस 2 मिलियन दैट इज 7 मिलियन. तो हमारे पास ओवरऑल ROI बढ़ जाएगी. रेजिडुअल इनकम कंपेयर टू ROI. To evaluate performance using minimum rate of return, companies use residual income approach. Residual income is the income that remains after subtracting the controllable margin, the minimum rate of return on the company's average profit. तो यहाँ पे क्या होगा, controllable margin is 260,000, minimum rate of return 10%, operating asset this one, residual income is this one. That is the formula for residual income. Controllable margin minus minimum rate of return into average operating assets. How does residual income changes on the additional investment is made? अब यहाँ पे ऑलरेडी ये था हमारे पास, जैसी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की गई है तो हमारे पास क्या हो गया, 10% से एडिशनल इन्वेस्टमेंट की गई है तो यहाँ पे 5 लाख हो जाएगा ऊपर. एवरेज ऑपरेटिंग एसेट बढ़ गए तो यहाँ पे 5 लाख रेजिडुअल इनकम है. यहाँ पे एवरेज एडिशनल बढ़ गई है तो यहाँ पे 2 लाख आ गई है, एंड देन यहाँ पे भी 7 लाख और देन 560,000. दीज आर नोन एज रेजिडुअल इनकम. रेजिडुअल इनकम वीकनेस भी है. द गोल टू मैक्सिमाइज टोटल अमाउंट ऑफ रेजिडुअल इनकम इन ईच डिवीजन ignores the fact that one division might use substantially fewer assets to attain same level of net residual income. यानी कुछ divisions को ignores the fact that one division might use substantially fewer assets. कोई division use ना करे, जैसे safety department, health department, उनका क्या uses fixed assets है. Then there exists illustration. To produce tracker, electronic division use 2 millions of average operating asset and generate 260,000 of controllable margin. Assume a different division produced and product of CDOG, which used for 4 million to generate 460,000 controllable margin. अब यहाँ contribution margin कितना आ रहा है, 260,000 सेंड 460,000 जो यहाँ पे आ गया हमारे पास, और यहाँ पे हमने इसे जब मिलाया मल्टीप्लाई किया तो दैट वी हैव अ रेजिडुअल इनकम. यानी कि जो आपके पास टू प्रोड्यूस यूज्ड ऑपरेटिंग एसेट्स भी दिए हुए, कंट्रोलेबल मार्जिन भी दिया हुआ है आपको, और उसके बाद वो कहता है अज्यूम दैट डिवीजन प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स कॉल्ड सैंडियागो व्हिच यूज 4 मिलियन टू जनरेट 460,000. तो हमने दोनों को कंपेयर किया तो सैंड रिक्वायर्ड ट्वाइस एज मेनी ऑपरेटिंग एसेट टू अचीव द सेम रेजिडुअल लेवल इनकम, जो सेम रेजिडुअल इनकम को लेके आएगा. That's the end of the lecture number 10. As we have studied the chapter number 6 over here, we have studied the residual income, we have studied the responsibility accounting, cost center, responsibility centers, जिसके अंदर cost center था, profit center था, and
investment center, or each or every we have seen the calculations. New thing we have studied, that is the controllable margin. So that's the end of the lecture number 10. And any other thing that we require, we would going to cover it in the next lecture. For today, that's the end. Allah Hafiz.